बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 17 मैट्रिक क्लास की मैथमेटिक्स। जो पहली रिव्यू एक्सरसाइज है वो डिस्कस करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शंस। बताएं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। मींस एमसीक्यूज मौजूद है। इसमें पहला एमसीक्यूज है विच वन इज द सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ये जो साइन आपको नजर आ रही है ना, ये नेचुरल नंबर की साइन है एन। ठीक है, एन है मगर थोड़ा साइड से बोल्ड है। तो कह रहा है कि कुछ ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं, इनमें से आप ये बताएं कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सबसेट है नेचुरल सेट का। तो सबसे पहले मैंने देखे तीनों सेट्स लिख दिए। सबसे पहले सेट ऑफ इंटीजर्स कौन सा होता है? ऐसा सेट जो कहां से स्टार्ट हो? जीरो से स्टार्ट हो, उसमें प्लस वाले नंबर भी लामहदूद हो, माइनस वाले नंबर भी लामहदूद हो। ठीक है। इवन नंबर्स, इवन सेट कहां से स्टार्ट होता है? जीरो से। और इवन नंबर्स आपके पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। इसका मतलब है ये टू जो है ये प्लस का भी है, माइनस का भी है। ठीक है, ऐसे नंबर्स जो टू से आसानी से डिवाइड हो जाए या टू के पहाड़े में आए, ऐसे नंबर्स को हम क्या कहेंगे? इवन नंबर्स। उसके बाद है प्राइम नंबर्स। ये प्राइम नंबर की साइन है। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? इस दुनिया में तकरीबन बहुत सारे नंबर्स ऐसे होते हैं जो दो से ज्यादा पहाड़ों में आते हैं, मगर कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ ओनली दो पहाड़ों में आते हैं। दुनिया में हर नंबर, दुनिया में वन के अलावा हर नंबर जो है वो दो पहाड़ों में आता है, एक वन में और एक अपने में। मगर कुछ नंबर्स ऐसे भी हैं जो ये भी खासियत रखते हैं कि वन में भी आते हैं, अपने में भी आते हैं, और कुछ ये भी खासियत रखते हैं कि दूसरे टेबलों में भी आते हैं। मतलब एक से ज्यादा टेबलों में भी कुछ नंबर्स आते हैं। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स जो सिर्फ और सिर्फ दो पहाड़ों में आए, एक वन में और अपने में, ऐसे नंबर्स को प्राइम नंबर्स कहा जाता है। तो ये आपके प्राइम नंबर्स हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13 और आगे लामहदूद। उसके बाद ऑप्शन मिला हुआ है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स ऐसे होते हैं जो तीन बातों को मानते हैं। नंबर वन, उनकी अपॉन वाली शक्ल हो। नंबर टू, ऊपर वाला नीचे वाला, नोमिनेटर डिनोमिनेटर, जो भी नंबर हो वो इस खानदान से होना चाहिए। कौन से खानदान से? इंटीजर के खानदान से, इससे होना चाहिए। नंबर थ्री, जो नीचे वाला नंबर है ना वो कभी भी इस शक्ल का तो ना हो, इस शक्ल का ना हो। ठीक है, ओके जी। अब मैंने लिख दिया नेचुरल सेट। ये नेचुरल सेट है। नेचुरल सेट कौन सा होता है? ऐसा सेट जो कहां से शुरू हो? वन से शुरू हो और आगे चलता जाए, खत्म ना हो, ऐसे सेट को हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स कहते हैं। अब इस एमसीक्यूज को समझने के लिए छोटी सी मैंने चीज लिखी है, ये समझ लें। फॉर एग्जाम्पल ए एक सेट है क्योंकि इसके अंदर दो एलिमेंट्स हैं। ए के अंदर दो एलिमेंट्स हैं 1 और 2। बी सेट है, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 और ए बी। अब मुझे बताएं कि क्या ये जो ए सेट है, क्या ये जो ए सेट है, क्या इसके सारे के सारे एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद हैं? क्या इस ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हैं? बिल्कुल है। ए का 1 है और 2, ये दोनों के दोनों जो है वो बी के अंदर मौजूद है। अगर किसी सेट के सारे ऑल एलिमेंट्स, सारे के सारे एलिमेंट्स अगर किसी दूसरे सेट में मौजूद होंगे तो हम कहेंगे वो सेट उस सेट का कौन है? सबसेट है। यहां पे मैंने क्या लिखा है? ए इज सबसेट ऑफ बी। ये जो निशानी आपको नजर आ रही है ना, ये सबसेट की निशानी है। इसको हम सब क्लास भी कहते हैं, सबसेट भी कहते हैं, सब क्लास भी कहते हैं, और इसको हम ये भी कह सकते हैं मौजूद। अगर ए बी का सबसेट कब होगा? जब ए के सारे एलिमेंट क्या हो? मौजूद हो। किसमें? बी में। तो ए के सारे एलिमेंट देखें बी में। अच्छा, मुझे बताएं क्या बी के सारे एलिमेंट ए में है? 1, 2 है मगर सारे के सारे नहीं है। अगर इसके सारे के सारे एलिमेंट ए में होते तो हम कहते बी जो है वो ए का सबसेट है। वो यहां कहेंगे बी जो है, बी के सारे एलिमेंट मौजूद नहीं है ए में, तो लिखा है बी इज नहीं मौजूद किसमें? ए में। ओके, अब आप मुझे बताएं, ऑप्शंस को देखें, कौन सा ऑप्शन जो है कि ये है वो मौजूद है सारे का सारा नेचुरल में। तो हम कहेंगे ये वाले सेट है इंटीजर। क्या इंटीजर जो है वो सारे का सारा नेचुरल में मौजूद है? नहीं, क्योंकि इसके अंदर माइनस वाले भी हैं, जीरो भी है, ये तो इसके अंदर नहीं है। तो इसका मतलब है इंटीजर इज नॉट सबसेट ऑफ नेचुरल। क्या इवन सारे का सारा इसके अंदर मौजूद है? नहीं। तो
इवन भी जो है वो नेचुरल का सबसेट नहीं है। क्या रैशनल नंबर सारे के सारे इसके अंदर मौजूद हैं? वो भी नहीं होंगे, क्योंकि इसके अंदर अपान वाले हैं, इसके अंदर अपान वाले नहीं है। प्राइम नंबर देखें, क्या प्राइम नंबर इसका सबसेट है? क्या प्राइम नंबर के सारे एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद है? हम कहेंगे बिल्कुल है। 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है और 13 आगे दूसरे भी एलिमेंट्स होंगे। तो इसका मतलब है कि प्राइम सेट इज अ सबसेट ऑफ नेचुरल सेट। ये ऑप्शन जो होगा ना, लास्ट वाला डी ऑप्शन जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। एमसीक्यूज नंबर 2, टेबुलर फॉर्म ऑफ ए इज, कह रहा है कि आप ये बताएं, ए आपके पास एक सेट मौजूद है, इसकी बताएं टेबुलर फॉर्म क्या होगी। इसमें देखें हमारा टास्क है कि पूरे चैप्टर को कवर करना है, ठीक है, सिर्फ एक सवाल तक महदूद नहीं रहना। तो गौर से समझिएगा, अगर किसी सेट को लिस्ट की शक्ल में बयान करें तो हम उसे कहते हैं टेबुलर फॉर्म। किसी भी सेट को बयान किया जाता है 3 तरीकों में। अगर किसी सेट को हम लिस्ट की शक्ल में बयान करें उसे कहेंगे टेबुलर फॉर्म। अगर किसी सेट को सिंबल्स की शक्ल में लिखें उसे कहेंगे बिल्डर फॉर्म। अगर किसी सेट को सेंटेंस की शक्ल में लिखें, जुमले की शक्ल में लिखें, उसे हम कहेंगे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अब एक शॉर्ट में एक एग्जांपल आपको दे देता हूं। लेट्स सपोज मैं अगर यहां पे लिखूं a इज इक्वल टू 1 2। अब देखें ये जो मैंने ए सेट लिखा है, देखें इसके अंदर एलिमेंट्स मैंने क्या कर दिए हैं, लिस्ट कर दिए हैं, लिस्ट कर दिए हैं। तो ये कौन सा तरीका होगा, ये आपका होगा टेबुलर फॉर्म, ठीक है। अच्छा ये वाला देखें, ये जो ए लिखा हुआ है, ये देखें आपका किस में लिखा हुआ है, निशानियों में लिखा हुआ है। इसका मतलब ये कौन सा तरीका है, बिल्डर फॉर्म। अगर ऐसे लिखा होता, ऐसे लिखा होता ए इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, अगर इस फॉर्म में लिखा होता तो आप क्या कहते, ये जो सेट है ना ये किस में बयान है, डिस्क्रिप्टिव में। क्योंकि देखें ए के आगे जो लिखा हुआ है वो कौन है, सेंटेंस है। तो अगर किसी भी सेट को सेंटेंस की शक्ल में लिखे उसे क्या कहेंगे, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। चलते हैं हमारे सवाल की तरफ। कह रहा है ए आपका ये सेट है, अब इसको पढ़ते हैं। एक्स ऐसे एक्स है, वैसे इस निशानी को कहते हैं सच दैट, इसको कहते हैं बिलोंग्स टू, ताल्लुक रखता है, इसको कहते हैं एंड, इसको कहते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। अब मैं पढ़ता हूं, गौर से सुनिएगा। एक्स ऐसे एक्स है, एक्स ऐसे एक्स हैं जिनका ताल्लुक इस खानदान से है, मगर एक्स स्क्वायर बराबर है 25 के, ठीक है। एक्स ये निशानी क्या है, एक्स एक्स ऐसे एक्स हैं जिनका ताल्लुक किस खानदान से, इंटीजर से है। इंटीजर हम अभी पढ़ के हैं, ऐसा सेट जो 0 से स्टार्ट हो, उसमें प्लस वाले नंबर भी लामहदूद हो और माइनस वाले नंबर भी लामहदूद हो, ऐसे सेट को हम सेट ऑफ इंटीजर कहते हैं। एक्स ऐसे एक्स हैं जिनका ताल्लुक इंटीजर से है, मगर एक्स स्क्वायर जो है ना वो इसके बराबर है। तो हमें ये एक्स की वैल्यू चाहिए, तो एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको हमें सॉल्व करना है। ए के अंदर ये चीज है, ये वाली चीज। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये जुमला बाहर निकाल दें, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब हम किस में इंटरेस्टेड है, हम एक्स की वैल्यू के अंदर इंटरेस्टेड है, हमें एक्स की वैल्यू चाहिए। इस एक्स के ऊपर तो स्क्वायर है, तो हमें इसकी ये जो स्क्वायर है ना, इसकी जो पावर है उसको खत्म करना है। तो हम बेइज्जती इस तरह करनी ताकि महसूस ना हो। तो इसका स्क्वायर को खत्म करने के लिए हमें पता है कि स्क्वायर और अंडरवुड दोनों दुश्मन होते हैं। तो स्क्वायर को कौन खत्म करता है, अंडरवुड। तो दोनों तरफा हम अंडरवुड लगाएंगे, अंडरवुड टू दोनों तरफ, बोथ साइड्स। तो एक्स स्क्वायर इसके ऊपर भी अंडरवुड आ जाएगा और 25 इसके ऊपर भी अंडरवुड आ जाएगा, ठीक है। अच्छा एक बात और याद रखिएगा, ये स्टूडेंट्स को अक्सर परेशान करती है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं कि भाई इसका अंडरवुड निकालें 36 का, तो हमें पता है दुनिया में ऐसा नंबर कौन सा है जिसको अपने आप से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा, 6 6 6 36। अगर मैं बोलूं इसका अंडरवुड निकालें तो हम बोलेंगे 7 7 7 49। अगर मैं बोलूं इसका निकालें तो हम बोलेंगे 2 2 4, इसका अंडरवुड 2 आएगा। अच्छा मगर आपके पास इस तरह अगर क्वेश्चन गिवन हो एक्स स्क्वायर, अब देखिए एक्स के ऊपर कौन है, स्क्वायर, तो इसका मतलब है जो इसका अंडरवुड निकलेगा ना
उसका जो जवाब होगा वो दो वैल्यूज होंगी। जब भी किसी चीज के ऊपर स्क्वायर हो और आगे अंडर रूट कह रहा हो कि अंडर रूट निकाले, तो याद रखिएगा आपके पास जो जवाब आएंगे वो दो तरह के जवाब आएंगे, एक प्लस का आएगा और एक माइनस का आएगा। ठीक है, ओके जी। अब ये स्क्वायर और ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, एक्स बचा इज इक्वल टू, हमें पता है वो कौन सा नंबर है जिसको अपने आप से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा, तो कहेंगे 5। तो हम क्या कहेंगे 5, तो एक प्लस का 5 और एक रखेंगे माइनस का 5। अब एक सवाल है कि भाई माइनस का 5 और प्लस का 5 क्यों? तो आप देखें इस x की जगह पे, अगर हम x की जगह पे क्या रखें, पहले 5 रखें फिर -5 रखें। फॉर एग्जाम्पल इस x की जगह पे मैं 5 रखता हूं और ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर इज इक्वल टू 25। 5 का स्क्वायर करें माने स्क्वायर माने उसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई, 5 5 जा 25 इज इक्वल टू 25। देखें दोनों तरफा जवाब सेम आ गया। अब इसी तरीके से इस x की जगह पे मैं -5 रखता हूं, अगर जवाब हमारा सेम आ गया दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, इसका मतलब बात बिल्कुल सही है। -5 का स्क्वायर माने -5 को अपने आप से 2 बार मल्टीप्लाई, तो 5 5 जा 25 माइनस माइनस प्लस, तो -5 का स्क्वायर भी क्या आता है 25 इज इक्वल टू 25। तो देखिए दोनों वैल्यूज हमने पुट की तो जवाब हमारा सही आ रहा था। इसका मतलब है जब भी किसी चीज के ऊपर स्क्वायर होगा, इसका मतलब हमने दो वैल्यूज निकालनी है, एक प्लस की एक माइनस की। 5 को 5 से करेंगे तो 25, तो इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो आपका आएगा 5 एंड -5। तो अब आप मुझे बताएं कि इनमें से जो कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, तो आपका जो बी ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। नंबर 3 एमसीक्यूज है, फॉर 2 सेट्स ए एंड बी, कह रहा है हमारे पास दो सेट्स है, एक का नाम ए है दूसरे का नाम बी है। अगर ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, कह रहा है कि अगर ए का ऑर्डर और बी का ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर अगर बराबर है, ऑर्डर का मतलब होता है तादाद, क्या मतलब होता है तादाद। फॉर एग्जाम्पल एक सेट है उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 एंड 2। अब अगर मैं आपसे पूछूं मुझे ए का ऑर्डर बताएं, तो इसका मतलब है मैं इस बात में पूछने में इंटरेस्टेड हूं कि ए के अंदर एलिमेंट्स का तादाद कितना है। तो ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं 2, 1 2 2 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ऑर्डर को हमेशा इस तरह भी लिखा जाता है, तो इस तरह भी सवाल आ सकता है, इस तरह भी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, इसको ऐसे पढ़ते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। अच्छा इसको इस तरह भी लिखा जाता है, तो तीनों पूछ सकते हैं ना। ओके जी, तो तीनों का ऑर्डर क्या है सेम। वैसे इन तीनों का जो मतबल है वो सेम है, ऑर्डर माने तादाद। पढ़ेंगे ऐसे, ऑर्डर ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए की कार्डिनलिटी, तीनों का मतलब है ए के अंदर एलिमेंट्स का तादाद। तो ए के अंदर एलिमेंट्स का तादाद कितना है 2 है। अच्छा अगर ऐसे हो जाता, इसी को अगर आखिर में ऐसे कर दूं, अब मुझे बताएं कि ए के अंदर एलिमेंट्स का तादाद कितना है, तो लिखेंगे ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू लामहदूद। ये लामहदूद की साइन है, ये लामहदूद की साइन है। ठीक है, लामहदूद इन्फिनिटी। ओके जी, अब यहां पर क्वेश्चन ये है कि अगर ए का ऑर्डर और बी का ऑर्डर सेम है तो फिर ए बी में क्या रिश्ता होगा। फॉर एग्जाम्पल एक सेट है उसके अंदर एलिमेंट्स हैं ए एंड बी, बी एक और सेट है हमारे पास सी, या इधर इधर बी है तो चलो बी लिख देता हूं मैं, बी एक सेट है उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 एंड 2। अब मुझे बताएं इस ए का ऑर्डर कितना होगा 2, इस बी का ऑर्डर कितना होगा वो भी 2, इसके अंदर एलिमेंट्स का तादाद कितना है 2, इसके अंदर एलिमेंट्स का तादाद कितना है 2। अगर दो सेटों के अंदर ऑर्डर सेम है, एलिमेंट्स का तादाद सेम है, तो हम कहेंगे ये जो ए सेट है ना और ये जो बी सेट है ये आपस में ये है इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट। ए इज इक्विवेलेंट टू बी, ये भी लिख सकते हैं बी इज इक्विवेलेंट टू ए, ए बी के इक्विवेलेंट है और बी ए के इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट मींस ऑर्डर सेम। अच्छा अगर यहां पे ऐसे आ जाता, फॉर एग्जाम्पल ऐसे आ जाता कि यहां पे भी एलिमेंट 1 2 होते या चलो 2 1 होते। अब देखें इन दोनों के अंदर ऑर्डर क्या है सेम, इसके अंदर भी 2 एलिमेंट्स, इसके अंदर भी 2 एलिमेंट्स। एक दूसरी खासियत भी है कि इसके एलिमेंट्स और इसके एलिमेंट्स सेम भी है, तो हम कहेंगे ए जो है ना इक्विवेलेंट तो है ही है मगर ए बी के बराबर है और बी ए के बराबर है। ठीक है, बराबर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ऑर्डर भी सेम है, तादाद भी सेम है और एलिमेंट भी सेम है, तो इक्विवेलेंट भी है बराबर भी है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन भी आ सकती है। अच्छा एक और बात भी हो सकती है, क्या मैं ये कह सकता हूं ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद है,
ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद है, तो देखिए बिल्कुल इसके दोनों के दोनों एलिमेंट्स के अंदर मौजूद है। अच्छा, क्या इसके सारे के सारे एलिमेंट्स में मौजूद है? हम कहेंगे बिल्कुल ए के सारे एलिमेंट इसमें मौजूद है और इसके सारे के सारे एलिमेंट इसमें मौजूद है, तो लिखेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी। ए के सारे एलिमेंट मौजूद हैं बी में और बी के सारे एलिमेंट ए में मौजूद हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी में कोई फर्क नहीं है, ए और बी दोनों क्या है? सेम है, माने ए बराबर बी के है, बी बराबर ए के है। ये भी कह सकते हैं, इक्विवेलेंट भी कह सकते हैं, बराबर भी कह सकते हैं। देखो मैं पहले ही बता रहा हूं, मैं सिर्फ जो है वो एमसीक्यूज तक महदूद नहीं रहूंगा, मैं सारे को क्लियर करूंगा, तो और भी कुछ इसके अंदर पॉइंट्स हो तो वो भी आपकी क्लियर हो जाए। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका कौन सा होगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हालांकि ऑप्शंस आपके सामने लिखा हुआ है, क्या होगा? अगर ए और बी का ऑर्डर सेम होगा, उन दोनों के अंदर तादाद सेम होगा, तादाद सेम होगा, एलिमेंट सेम नहीं। अगर सिर्फ तादाद सेम है तो फिर क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? अब आप ऑप्शन में मुझे कमेंट बॉक्स में खुद बताइएगा। पर 4 एमसीक्यूज है हमारे पास, एक सेट लिखा हुआ है, मगर किस में लिखा हुआ है? देखें, निशानियों में लिखा हुआ है। इसका मतलब है ये कौन है? ये कौन सी सेट की फॉर्म है? बिल्डर फॉर्म। और ये कौन सी फॉर्म है? देखो एलिमेंट सारे लिस्ट किए हुए, तरतीब में लिखे हुए, ये आपकी है टेबुलर फॉर्म। अच्छा, कह रहा है कि आप ये बताएं कि ये जो सेट है ये क्या कह रहा है। तो अब आप देखें क्या कह रहा है, एक्स ऐसे एक्स है, एक्स ऐसे एक्स है जिनका ताल्लुक किससे है? कुदरती नंबरों से है, नेचुरल नंबर से है, इस सेट से ताल्लुक है। कह रहा है एक्स ऐसे एक्स है जिनका ताल्लुक नेचुरल नंबर से है, कुदरती नंबरों से है, मगर वैसे इस निशानी को कहते हैं एंड, मगर यहां पे बिल्डर फॉर्म में मगर एक्स जो है ना, जो एक्स है वो 1 से छोटा है, जो एक्स है वो 1 से छोटा। अब मुझे पता है कि 1 से छोटे नंबर्स कौन से होते हैं? 1 के आगे तो ये होते हैं, ये वाले जो लिखे हुए हैं। 1 से छोटे कौन होते हैं? 1 से पहले कौन होता है? 0, फिर कौन होता है? -1, फिर कौन होता है? -2, ये वाले नंबर्स होते हैं। मगर देखो पीछे इंस्ट्रक्शन क्या दी है? एक्स खबरदार, एक्स ऐसे है जिनका ताल्लुक इनसे है, कुदरती नंबरों से, ये इनसे है, इन ये जो लिखे हुए इनसे है, मगर एक्स जो है ना वो 1 से छोटा है, तो हमें पता है 1 से छोटे तो ये नंबर्स होते हैं, मगर यहां पे कह रहा है कि इस खानदान से होने चाहिए, एक्स की जो वैल्यूज है वो नेचुरल नंबर्स होनी चाहिए, मगर आगे फिर कह रहा है कि जो एक्स है ना वो 1 से छोटा है, तो 1 से छोटे तो ये हो गए, तो ये तो नेचुरल नंबर्स नहीं है, तो इसका मतलब है ये भी बात नहीं हो रही, ये भी बात नहीं हो रही। इसका मतलब है ये किसका एग्जाम्पल है? खाली सेट का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? खाली सेट का एग्जाम्पल है। अच्छा, एक और मैं अपनी तरफ से एक एग्जाम्पल देता हूं। मैं कहूं 1 जो है ना वो 1 से बड़ा है और 1 से छोटा है, 1 से बड़ा भी है, 1 से छोटा भी है। इसका क्या मतलब है? ये तो दोनों बातें नहीं होंगी, ये तो दोनों बातें नहीं हो सकती। 1 से बड़ा भी नहीं है, 1 से छोटा भी नहीं है, बिल्कुल दोनों ही बातें नहीं होंगी। इसका मतलब है क्या होगा? 1 के बराबर हो सकता है, ये तो दोनों बातें नहीं लिखी हुई। इसका मतलब है ये जो है किसकी बात कर रहा है? खाली सेट की बात कर रहा है। अच्छा, अगर मैं कहूं एक ऐसा सेट है, वो उन एलिमेंट्स का सेट है जो ए से पहले होते हैं, ए से पहले कौन से होंगे? कुछ भी नहीं। अच्छा, ये भी हो सकता है, मुझे बताएं ऐसा सेब, ऐसा एप्पल जिसका वजन 5 किलो हो। अब एप्पल तो है मगर इतने वजन वाला तो नहीं होता, इसका मतलब ये खाली सेट है। ऐसी बिल्ली जिसके 3 पूंछ हो, बिल्ली तो है इतने पूंछ नहीं है। ऐसा बंदा जिसका कद 100 फुट हो, बंदा तो है 100 फुट वाला नहीं है। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? खाली सेट के हैं। तो आप ऑप्शंस की तरफ चलें, मैं आपको और भी क्लियर करवा देता हूं। इसका पहला ऑप्शन है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट किसे कहते हैं? ऐसा सेट जिसके अंदर एक एलिमेंट हो, अ सेट व्हिच हैव ओनली 1 एलिमेंट, जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट हो उसे सिंगलटन कहते हैं। इनफाइनाइट सेट, ऐसा सेट जिसके अंदर एलिमेंट कितने हो? लामहदूद हो। ऐसा सेट जिसके अंदर एलिमेंट लामहदूद हो, इनफाइनाइट। ऐसा सेट जिसके अंदर एलिमेंट्स इतने हो जितने हम गिन सकें, वो होगा फाइनाइट। अगर मैं कहूं एम्प्टी सेट, ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, मिसाल के तौर पर ऐसी जेब जिसके अंदर टका भी ना हो, ठीक है, ऐसी क्लास जिसके अंदर कोई शागिर्द ना हो,
ऐसा स्कूल जिसके अंदर कोई टीचर ना हो, ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो, उसे क्या कहेंगे? खाली सेट। जिस तरह यहां पे बात कर रहा था, एक्स ऐसे हैं जो नेचुरल है, मगर एक्स 1 से छोटा होना चाहिए, 1 से छोटा तो ये होता है, तो ये तो नंबर नेचुरल में नहीं है, इसका मतलब ये खाली की बात कर रहा है। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नंबर 5 एमसीक्यूज है हमारे पास। अगर ए बराबर है 1 2 3 4 के और बी बराबर है 2 4 6 के, तो बताएं ए सिमेट्रिक बी क्या होगा? इसको कैसे पढ़ेंगे? ए सिमेट्रिक डिफरेंस, इसको सिमेट्रिक डिफरेंस पढ़ते हैं। अच्छा, जब भी हम ए सिमेट्रिक बी फाइंड करते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस फाइंड करते हैं, तो याद रखिएगा इसके अंदर कौन से एलिमेंट्स उठाते हैं? नॉन कॉमन, जो एक जैसे नहीं होते। जो एक जैसे होंगे उनको छोड़ देंगे, बाकी लिखेंगे। एक जैसे कौन कौन से हैं? 2 ये नहीं लिखेंगे, ये भी नहीं लिखेंगे, 4 ये 4 भी नहीं लिखेंगे। जो एक जैसे नहीं होंगे उनको लिखेंगे। कौन कौन से? 1 3 और इधर कौन है? 6, ये आपका 6। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं? जो एक जैसे होते हैं वो लिखते हैं, माने कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं। सिमेट्रिक डिफरेंस के अंदर क्या करते हैं? जो एक जैसे नहीं होते वो लिखते हैं। तो आपका आंसर क्या आ गया? 1 3 5, 1 3 6। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अभी स्टूडेंट्स 6 नंबर एमसीक्यूज क्या है? विच ऑपरेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। बताएं कि इन चारों में से कौन सा ऑपरेशन जो है वो कम्यूटेटिव को नहीं मानता। कम्यूटेटिव है क्या? याद रखिएगा, कम्यूटेटिव एक खासियत का नाम है। अब क्या खासियत है? हर चीज अपने उलट के बराबर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं यूनियन में लिखें तो ए यूनियन बी, इसको उल्टा कैसे लिखेंगे? इसका उलट बी यूनियन है। अगर मैं कहूं ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन में लिखें ए इंटरसेक्शन बी, तो क्या होगा? बी इंटरसेक्शन है। अगर मैं कहूं ए सिमेट्रिक बी, तो कैसे लिखेंगे? बी सिमेट्रिक है। अगर मैं लिखूं ए डिफरेंस बी, तो क्या लिखेंगे? बी डिफरेंस है। अब कम्यूटेटिव ये कहता है कि इस दुनिया में हर चीज अपने उलट के बराबर है, हर चीज अपने उलट के बराबर है, हर चीज अपने उलट के बराबर है, हर चीज अपने उलट के बराबर है। तो आप ये बताओ कि इनमें से कौन है यूनियन, इंटरसेक्शन, सिमेट्रिक या डिफरेंस? इन चारों में से कौन है जो इस बात को नहीं मानता? तो इसका एग्जाम्पल करते हैं, फिर समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, मैंने लिखा है ए के अंदर में 1 और 2 और बी के अंदर 2। अगर मैं कहूं ए यूनियन बी करें, ए यूनियन बी भी करते हैं और बी यूनियन ए भी करते हैं। तो ए यूनियन बी, यूनियन में क्या करते हैं? एलिमेंट्स को मिला के लिखते हैं, मिलाते हैं। तो इन दोनों को मिलाएं, 1 2 और को 2 से मिलाएं, फिर भी जवाब क्या आएगा? 1 2। अगर मैं कहूं बी यूनियन ए करो, तो बी फिर भी वही, दोनों को मिलाओ, तब भी जवाब वही आएगा। अगर मैं कहूं ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए करो, ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन में क्या करते हैं? जो एक जैसे होते हैं वो लिखते हैं। तो इन दोनों में एक जैसे एलिमेंट कौन से हैं? 2। कौन सा? 2 आ गया। अगर मैं कहूं बी इंटरसेक्शन ए करें, बी को ए कैसे करें? जो एक जैसे हो वो लिखें, फिर कौन सा? फिर भी 2, तो बी जवाब वही आ गया। अब मैं कहूं कि भाई सिमेट्रिक डिफरेंस करें, ए सिमेट्रिक बी करो। सिमेट्रिक में क्या करते हैं? जो एक जैसे होते हैं उनको छोड़ देते हैं, बकाया लिखते हैं। तो 2 2 एक जैसा, इसको छोड़ दो, बाकी क्या बचा? 1, तो इसका 1 जवाब आ गया। अगर मैं कहूं बी सिमेट्रिक ए करें, तो तब भी देखें दोनों में जो एक जैसे उनको छोड़ दें, 2 2 को छोड़ दें, बाकी क्या बचा? 1, इसका भी जवाब वही आया। इसका मतलब है इसके अंदर यूनियन में, इंटरसेक्शन में, सिमेट्रिक में, इन सारों में जवाब एक ही आ रहा है। अब लास्ट बचा है डिफरेंस। अगर मैं कहूं ए डिफरेंस बी करें, ए में से बी को निकाल दो, तो 2 2 एक जैसे कैंसिल हो जाएंगे, बाकी क्या बचेगा? 1। इसका जवाब इसमें आया 1, इसमें जवाब आया 1। अब अगर मैं कहूं बी डिफरेंस ए करें, तो देखो पहले बी है, तो बी के एलिमेंट कौन सा? 2, पहले हमने 2 लिख दिया। उसके बीच में डिफरेंस, ये डिफरेंस आ गया। उसके बाद ए है, तो ए के एलिमेंट कौन से? 1 और 2, ये 1 और 2 आ गए। अब जो एक जैसे उनको कैंसिल कर दें, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, बाकी क्या बचा? अब इसमें गलती ये करते हैं कि स्टूडेंट लिखते हैं 1, ये 1 बचा नहीं। पहले सेट कौन सा? बी। अगर मैं आपको कहूं कि आपकी जेब में, फर्ज करें कि आपकी जेब में है 100 रुपए, ठीक है, और आप किसी दुकान पे जाते हैं, आप 20 रुपए की चीज ले लेते हैं, बाकी कितने बचे? आप कहेंगे ए 80 रुपए। क्या 80 100 के होंगे या 20 के होंगे? तो हम कहेंगे 100 के होंगे। हमेशा माइनस जिसमें से करते हैं, जो उसमें बचता है वो लिखते हैं। तो यहाँ पे माइनस किस में से कर रहे हैं? बी में से कर रहे हैं।
बी में से कर रहे हैं, जो बी में बचेगा वो लिखेंगे। बी में क्या बचा? कुछ भी नहीं, खाली। उसका जवाब खाली है। तो देखो ए डिफरेंस बी का जवाब 1 आया और बी डिफरेंस बी ए का जवाब खाली आया। इसका मतलब है ए माइनस बी और इसका जो उलट है, इन दोनों का जवाब बराबर नहीं आया। तो हर चीज अपने उलट के बराबर है, यूनियन में भी है, इंटरसेक्शन में भी है, सिमेट्रिक में भी है, मगर डिफरेंस में नहीं है। तो इसका मतलब डिफरेंस जो है वो कम्यूटेटिव वाली बात को नहीं मानता। तो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है, 7 एमसीक्यूज क्या कह रहा है? एक्स ऐसे एक्स हैं जिनका ताल्लुक प्राइम से। मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूं, एक्स ऐसे एक्स हैं जिनका ताल्लुक, एक्स ऐसे एक्स हैं जिनका ताल्लुक प्राइम नंबरों से है और इन्हीं एक्स का ताल्लुक रेशनल से भी है, रेशनल से भी है। स्टूडेंट याद रखिएगा, ये देखें किस शक्ल में लिखा हुआ है, निशानियों में लिखा हुआ है। तो ये कौन है? बिल्डर फॉर्म है, ठीक है। अच्छा याद रखिएगा, ये जो साइन है इसको हम क्या कहते हैं? और इसको हम इस्तेमाल करते हैं किसके लिए? यूनियन की जगह पे। यूनियन की जगह पे जब हम किसी यूनियन को बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं, निशानियों में लिखते हैं, तो यूनियन की जगह हम क्या लिखते हैं? और लिखते हैं। और इंटरसेक्शन की जगह पे हम क्या लिखते हैं? इंटरसेक्शन की जगह पे हम ये साइन लिखते हैं, इसको हम कहते हैं एंड, ये लिखते हैं। अगर मैं कहूं ये डिफरेंस आ जाए फिर क्या लिखेंगे? फिर इसकी जगह पे आता है बट, इसकी जगह पे क्या आ जाता है? बट आ जाता है, या समटाइम्स एंड भी आ जाता है, ठीक है। ओके जी, तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि भाई ये जो चीज लिखी है इसको पता है कि इसका क्या मतलब है। तो देखें ये प्राइम नंबर्स, ये आ गया आपके प्राइम नंबर्स। हमें पता है इस निशानी का क्या मतलब है? यूनियन, ये यूनियन आ गया। उसके बाद कौन है? रैशनल, ये आपके रैशनल आ गया। ओके जी, तो हम अब ऑप्शन में बताएं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इसका जो बी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है। अब स्टूडेंट्स 8 नंबर एमसीक्यूज क्या है? एक्स ऐसे एक्स हैं जिनका ताल्लुक यूनिवर्सल से तो है मगर एक्स का ताल्लुक नहीं है किससे? ए इंटरसेक्शन बी से। इसको थोड़ा इसको समझाऊं मैं आपको। अब अगर फर्ज करें मैं कहूं कि ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट मालूम करें, तो याद रखिएगा कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं? हमेशा यूनिवर्सल सेट में से उसको माइनस करते हैं। जब भी मैं को ए का कॉम्प्लीमेंट करें, यूनिवर्सल में से माइनस करें। मैं को बी का कॉम्प्लीमेंट करें, यूनिवर्सल में से माइनस करें। मैं कहूं सी का कॉम्प्लीमेंट करें, यूनिवर्सल में से माइनस करें। अच्छा अगर मैं कहूं ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट करें, यूनिवर्सल में से उसको माइनस करें जिसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए। किसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए? ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दो। मैं कहूं ए का कॉम्प्लीमेंट करो, यूनिवर्सल में से उसको माइनस करो जिसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए। किसका चाहिए? ए का, ए निकाल दो। मैं कहूं बी का कॉम्प्लीमेंट करो, यूनिवर्सल में से उसको माइनस करो जिसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए। किसका चाहिए? बी का, बी को निकाल दो। मेरे को सी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, यूनिवर्सल में से उसको माइनस करो जिसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए। किसका चाहिए? सी का, और सी को निकाल दो। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम किसी चीज का कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो हम कैंसिल किस में से करते हैं? यूनिवर्सल में से माइनस करते हैं। इसका मतलब है कि हमारा इस सेट से तो ताल्लुक होता है मगर उसके जो अगले वाला सेट होता है उससे हमारा ताल्लुक नहीं होता। तो यहां पे भी देखें वही बात लिखी हुई है। क्या कह रहा है कि एक्स ऐसे एक्स हैं जिनका ताल्लुक यूनिवर्सल से तो है मगर एक्स का ताल्लुक नहीं है। ये जो साइन देख रहे हैं ना, ये वाली ऐसे ताल्लुक है, ऊपर से ऐसे डंडा हो, ताल्लुक नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी से ताल्लुक नहीं है। क्या कह रहा है? यूनिवर्सल से तो ताल्लुक है मगर नहीं है ताल्लुक किससे? इससे ताल्लुक नहीं है। तो ये किस में बात होती है? ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। अगर ऐसे होता एक्स का ताल्लुक यूनिवर्सल से तो है, एक्स का ताल्लुक यूनिवर्सल से तो है मगर ए से नहीं है, तो इसका मतलब ए कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहा है। मैं कहूं बी कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल में से निकालें बी को,
तो अगर मैं कहूँ यूनिवर्सल से ताल्लुक है बी से नहीं है तो इसका मतलब बी कॉम्प्लीमेंट है। सी कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल से तो ताल्लुक है सी से नहीं है तो इसका मतलब है सी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे जो जवाब है ये जो चीज लिखी हुई है ताल्लुक यूनिवर्सल से है मगर इससे नहीं है, इसका मतलब है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। कह रहा है यूनिवर्सल से तो ताल्लुक है मगर ए इंटरसेक्शन बी से नहीं है, तो इसका जो बी ऑप्शन है ये आपका जो है वो करेक्ट है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो 9 एमसीक्यूज है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही तगड़ा एमसीक्यूज है। असल में मैं थोड़ी एमसीक्यूज में लेट कर रहा हूँ, ज्यादा टाइम इसलिए लग रहा है कि मैं एक चीज सिर्फ एमसीक्यू बता के जान नहीं छुड़वा रहा, मैं और भी चीजें डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आप लोगों का पूरा चैप्टर डिस्कस हो जाए। कह रहा है फॉर एनी टू सेट्स, कह रहा है कि हमारे पास दो सेट हैं नॉन एम्प्टी और वो दोनों खाली नहीं है। अच्छा वो कौन से सेट है? एक अनोखे का नाम ए है, दूसरे अनोखे का नाम बी है। अगर ए यूनियन बी, अगर हम दो सेट उन्हीं दोनों सेटों का जो खाली नहीं है उनका अगर हम यूनियन करते हैं उसका जवाब आता है यूनिवर्सल सेट। और उन्हीं दोनों सेटों का अगर हम इंटरसेक्शन करते हैं तो जवाब खाली आता है। ये खाली सेट की निशानी है। तो बताओ ए और बी को क्या कहेंगे? अब मैं आपको इसमें बहुत सारी और चीजें भी क्लियर करवाऊंगा, गौर से सुनिएगा। अब देखिए आपके सामने एक सेट है ए, उसके अंदर एलिमेंट है 1 और 2, और बी सेट है उसके अंदर एलिमेंट है 3 एंड 4, और एक यूनिवर्सल सेट है उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4। मुझे बताएं ये ए और बी दोनों खाली हैं? नहीं, इसके ए के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, बी के अंदर 2 हैं, ये दोनों खाली नहीं है। अगर मेरे को इन दोनों ए और बी का इंटरसेक्शन करो तो इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, जो एक जैसे होते हैं वो लिखते हैं। तो क्या इन दोनों में कोई एक जैसा है? नहीं, ए और बी में कोई भी एक जैसा नहीं है, तो इसका मतलब है इन दोनों का जो इंटरसेक्शन आएगा ए और बी का वो आएगा खाली। याद रखिएगा अगर दो सेटों का इंटरसेक्शन खाली आएगा तो हम कहेंगे वो जो दोनों सेट है ना वो कौन है? डिसजॉइन है। डिसजॉइन माने कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, तो ये डेफिनेशन भी आ सकती है देयर इज नो एनी कॉमन एलिमेंट, इसका मतलब है डिसजॉइन। तो दोनों सेटों के अंदर कोई एलिमेंट एक जैसा नहीं है, इसका मतलब ए और बी कौन है? डिसजॉइन है। अच्छा, अगर दो सेटों का अगर मैं यूनियन करता और दो सेटों का अगर मैं इंटरसेक्शन करता और जवाब यहां पे खाली ना आता, कुछ ना कुछ जवाब अगर आ जाता, फॉर एग्जाम्पल 2 3 4 कुछ भी आ जाता, दो सेटों का अगर इंटरसेक्शन खाली आएगा तो हम कहेंगे दोनों डिसजॉइन है, और अगर खाली नहीं आएगा तो हम कहेंगे ओवरलैपिंग। क्या कहेंगे? ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग, ये याद कर लें। ओके जी। अच्छा, अगर मैं कहूं इन दोनों का यूनियन करें, ए का यूनियन बी से करें, तो जब इन दोनों का यूनियन करेंगे, यूनियन में क्या करते हैं? एलिमेंटों को मिला के लिखते हैं। तो इन दोनों को यूनियन करें तो जवाब क्या है? 1 2 3 4। देखिए मैंने ए और बी का यूनियन किया, जो जवाब आया है 1 2 3 4, यही सेम एलिमेंट किसके हैं? यूनिवर्सल के। यूनिवर्सल के। तो अगर दो सेटों का हम यूनियन करें और जवाब यूनिवर्सल आ जाए तो हम कहेंगे ये जो ए है ये जो बी है ये दोनों कौन है? एग्जॉस्टिव है। कौन है? एग्जॉस्टिव है। अब सुनिएगा यहां पे सवाल क्या है। सवाल ये है कि अगर दो सेटों का हम इंटरसेक्शन करें और जवाब खाली आए, और दो सेटों का हम यूनियन करें जवाब यूनिवर्सल आए, मतलब अगर दो सेट डिसजॉइन है और वही दोनों सेट दोनों एग्जॉस्टिव भी हैं, तो फिर तो हम कहेंगे ये जो ए है ये जो बी है, अगर ये ए बी डिसजॉइन है और ये ए बी एग्जॉस्टिव भी हैं, माने दोनों का इंटरसेक्शन खाली है और दोनों का यूनियन यूनिवर्सल है, तो हम कहेंगे ये ए और बी जो है ना ये कौन है? सेल्स। ए और बी कौन है? सेल्स। ठीक है, ओके जी। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा कि अगर दो सेटों का यूनियन कर रहे हैं तो यूनिवर्सल आ रहा है, और दो सेटों का अगर इंटरसेक्शन कर रहे हैं तो खाली आ रहा है, तो इसका मतलब ए और बी कौन है? सेल्स हैं। ठीक है, उसके बाद 10 नंबर एमसीक्यूज है कि अगर ए का कॉम्प्लीमेंट करें फिर उसका कॉम्प्लीमेंट करें फिर उसका कॉम्प्लीमेंट करें तो जवाब क्या आएगा? इसको याद रखिएगा, अगर मैं कहूं ए का कॉम्प्लीमेंट करें फिर उसका कॉम्प्लीमेंट करें फिर उसका कॉम्प्लीमेंट करें तो क्या आएगा आंसर? वेरी इजी,
कॉम्प्लीमेंट को कॉम्प्लीमेंट में कैंसिल, कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट में कैंसिल हो गया, बाकी क्या बचा, ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। अगर ऐसा होता ए कॉम्प्लीमेंट और होल कॉम्प्लीमेंट ये किसके बराबर होगा, तो कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट में कैंसिल बाकी क्या बचा, खाली ए। यहाँ पे जवाब क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट में कैंसिल, तो बाकी क्या क्या बचेगा, अंदर ए कॉम्प्लीमेंट बचेगा। तो ये इसका जो है वो बी जो है वो इसका राइट ऑप्शन है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास 11 नंबर क्वेश्चन है, इफ ए इज सुपर सेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पे ए, ये जो बीच वाली साइन देख रहे हैं ना, ये साइन है सुपर सेट की, ठीक है। इसका थोड़ा सा मैं जल्दी में कॉन्सेप्ट आपको दे देता हूं। अब स्टूडेंट लेट सपोज हमारे पास दो सेट्स हैं, एक आपके पास ए सेट है, ये आपके पास बी सेट है, ठीक है। देखिए ए के अंदर एलिमेंट्स ज्यादा हैं मगर बी के अंदर एलिमेंट्स कम हैं ए से। क्या इस बी के सारे एलिमेंट्स इस ए के अंदर मौजूद हैं? बिल्कुल हैं। देखिए बी के अंदर एलिमेंट्स हैं 2 और 3। ये 2 और 3 जो है वो दोनों के दोनों किसके अंदर मौजूद हैं, ए के अंदर मौजूद है। इसका मतलब है बी इज सबसेट ऑफ बी, बी इज सबसेट ऑफ ए, बी इज सबसेट ऑफ ए, मतलब बी के सारे एलिमेंट मौजूद हैं इसमें, ए में, बी के सारे एलिमेंट ए में मौजूद है। तो इसका मतलब है कि इस बी से ये जो ए सेट है ये क्या है, बड़ा है। तो पढ़ेंगे इसको कैसे, ए इज सुपर सेट ऑफ बी, ए सेट बड़ा है बी से। अच्छा अब एक और कॉन्सेप्ट देख लें। याद रखिएगा जब हम दो सेटों का या उससे ज्यादा सेटों का हम जब यूनियन करते हैं तो यूनियन में हमेशा जो जवाब आता है वो क्या आता है, बड़ा सेट आता है, और इंटरसेक्शन में जवाब हमेशा छोटा सेट आता है। अब ये कैसे समझते हैं, सबसे पहले अगर मैं आपको कहूं कि इस ए और बी का, ये ए सेट ये बी सेट, इन दोनों का यूनियन करें। यूनियन में हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स को मिला के लिखते हैं। इन दोनों को मिला के लिखें, जवाब क्या आएगा, 1 2 3 4। अब मुझे बताएं ये ए सेट तो ये बी सेट, इन दोनों में से बड़ा सेट कौन सा है, आप कहेंगे ए। तो देखें जवाब भी क्या है, ए के एलिमेंट्स आए हैं ना। तो यूनियन में हमेशा जवाब क्या आता है, बड़ा सेट आता है। अब अगर मैं आपको कहूं ए और इस बी का, इन दोनों का इंटरसेक्शन करें, तो याद रखिएगा इंटरसेक्शन में हमेशा जवाब क्या आता है, छोटा सेट आता है, ठीक है। ओके जी, तो इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, जो सेम एलिमेंट्स होते हैं वो हमारा जवाब होता है, कॉमन एलिमेंट्स। इसके अंदर 2 है, इसके अंदर भी 2 है, इसके अंदर 3 है तो इसके अंदर भी 3 है, तो इसका मतलब है हमारा आंसर क्या है, इंटरसेक्शन बी, 2 और 3। तो देखिए 2 और 3 इंटरसेक्शन में क्या कहा, छोटा जवाब आता है। इन दोनों में से छोटा सेट कौन सा है, बी। तो देखिए बी के वही जवाब वही है, देखें 2 3। तो ये बात याद रख लें, यूनियन में हमेशा बड़ा सेट आता है और इंटरसेक्शन में हमेशा छोटा सेट आता है। तो यहां पे देखिए क्या कह रहा है 11 नंबर क्वेश्चन में कि इफ ए इज सुपर सेट ऑफ बी, ए जो सेट है वो बड़ा है, बड़ा है किससे बड़ा है, बी से। तो जब ए यूनियन बी करेंगे तो जवाब क्या आएगा, ए अगर बी से, ये ए सेट इस बी से बड़ा है तो हमारा जो जवाब आएगा वो क्या आएगा, बड़ा सेट आएगा, ए आएगा। तो इसका मतलब है यहां पे इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो। इसके बाद स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स हमारे पास 12 है, इन वेन डायग्राम डैश इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द यूनिवर्सल सेट। कह रहा है कि वेन डायग्राम में हम यूनिवर्सल सेट को जब रिप्रेजेंट करते हैं, जाहिर करते हैं, तो किस में करते हैं, आप ये बताएं। तो वेन डायग्राम का भी थोड़ा कॉन्सेप्ट देता हूं ताकि और भी सारे क्वेश्चंस आए तो आपको ये सारी बातें क्लियर हो जाएं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कहूं कि मेरे पास एक सेट है, अब अगर मैं आपको कहूं कि इस सेट की आप पिक्चर बनाएं या इस सेट की क्या बनाएं, डायग्राम बनाएं। किसी भी सेट की जब हम पिक्चर बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं या किसी सेट को तस्वीर में बयान करते हैं, इसे हम कहते हैं वेन डायग्राम, या फिर हम वेन डायग्राम कहते हैं। और ये जो वेन डायग्राम है ये हमें किसने बताई, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था जॉन वेन। कब बताई, 1881 में। तो ये सवाल आ सकता है कि वेन डायग्राम क्या होती है, किसी भी सेट को पिक्चर में रिप्रेजेंट करना। ये भी सवाल आ सकता है वेन डायग्राम किसने दी, जॉन वेन ने दी। ये भी सवाल आ सकता है कब दी, 1881 में। अच्छा अगर फर्ज करें हमारे पास कोई फंक्शन है, हमारे पास कोई क्वेश्चन है और उस फंक्शन को अगर हम डायग्राम में शो करें तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम ग्राफ कहेंगे। अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है मींस आयोटा वाली कोई रकम है, अगर हम उसकी डायग्राम बनाए तो उसे हम क्या कहेंगे,
ऑर्गेन्ड डायग्राम, ये ऑर्गेन्ड भी एक साइंटिस्ट का नाम है, ऑर्गेन्ड डायग्राम, ठीक है। ओके जी, तो जब भी हम वेन डायग्राम बनाते हैं ना, जब भी हम किसी सेट को पिक्चर में बयान करते हैं तो उसे हम कहते हैं वेन डायग्राम। और याद रखिएगा वेन डायग्राम में जो हम सेट यूज करते हैं ना, सेट्स के लिए क्या यूज करते हैं, सर्किल्स। हमेशा वेन डायग्राम में सेट को हम जाहिर करते हैं, शो करते हैं, बयान करते हैं किसमें, सर्किल में, सर्किल्स की मदद से करते हैं। मगर जो यूनिवर्सल सेट होता है उसके लिए जो हम डायग्राम शो करते हैं या जो हम तस्वीर सिलेक्ट करते हैं वो कौन सी करते हैं, रेक्टेंगल शो करते हैं। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्या होता है, ऐसी डायग्राम जिसकी आमने सामने वाली साइडें, आमने सामने वाली साइडें क्या हो, बराबर हो। तो वेन डायग्राम में सेट्स के लिए क्या करते हैं, सर्किल्स, यूनिवर्सल सेट के लिए क्या करते हैं, रेक्टेंगल। तो यहां पे भी हमसे यही पूछ रहा है कि अगर हम वेन डायग्राम में किसी चीज को शो करें तो फिर बताएं यूनिवर्सल सेट के लिए क्या चूज करते हैं। यूनिवर्सल सेट के लिए हम क्या करते हैं कि रेक्टेंगल्स जो है वो हम सिलेक्ट करते हैं। हमारे पास 13 क्वेश्चन क्या है, इफ अगर x, 6 बराबर है 2, y - 6 के, तो बताएं x प्लस क्या होगा। इसमें याद रखिएगा ये सेम सवाल मैंने पहले से लिख के रख दिया है। अब देखें ये जो आपको ब्रैकेट नजर आ रही है, ये ब्रैकेट, जब भी इस ब्रैकेट के अंदर अगर दो चीजें होंगी, चाहे वो दोनों चीजें सेम हो, चाहे वो दोनों चीजें सेम ना हो, दोनों प्लस की हो, दोनों माइनस की हो, एक नंबर हो, एक कुछ भी हो, जब भी इस ब्रैकेट के अंदर अगर दो चीजें होंगी ना तो हम उसे कहेंगे ऑर्डर पेयर। अगर इसी ब्रैकेट के अंदर अगर तीन चीजें हो तो फिर क्या कहेंगे, ऑर्डर ट्रिपलेट्स, ऑर्डर ट्रिपलेट्स, ठीक है। तो ये आपका ऑर्डर पेयर है क्योंकि इस ब्रैकेट के अंदर दो चीजें हैं, इस ब्रैकेट के अंदर भी दो चीजें हैं, ये 2 और ये। अब देखें आप सोच रहे होंगे इसके अंदर तो तीन चीजें हैं, y - 6, ये एक ही जुमला है, ये जो y - 6 है ये एक ही जुमला है, ठीक है, एक और ये दो, इस ब्रैकेट के अंदर दो चीजें, तो ये भी ऑर्डर पेयर, ये भी ऑर्डर पेयर। अब ये ऑर्डर पेयर इस ऑर्डर पेयर के क्या है, बराबर है। ये क्वेश्चन में कहा गया है कि ये ऑर्डर पेयर इसके बराबर है। तो बताएं x प्लस y क्या होगा। तो सबसे पहले हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि x किसके बराबर है, y किसके बराबर है। जब हमें x की वैल्यू और y की वैल्यू पता होगी तो हम दोनों को प्लस, दोनों को गले आसानी से मिलवा सकते हैं। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। अब आपके पास ये भी ऑर्डर पेयर, ये भी ऑर्डर पेयर, और दो बीच में इक्वल है, तो हम फिर क्या करेंगे, पहले को पहले के बराबर, दूसरे को दूसरे के बराबर। पहला इसका क्या है, x, पहले को पहले के बराबर, तो इसका पहला एलिमेंट क्या है, x, तो ये आपके पास आ गया x, ठीक है। बीच में इक्वल की साइन, इक्वल की साइन, इसका पहला एलिमेंट क्या है 2, तो ये x की आपके पास वैल्यू आ गई, x = 2। पहले को पहले के बराबर, इसका फर्स्ट उठाएंगे, इसका फर्स्ट उठाएंगे, बीच में इक्वल, ये इक्वल आ गया, तो x की वैल्यू 2। अब इधर इसका सेकंड, तो इसका भी सेकंड, इसका सेकंड क्या है इस ऑर्डर पेयर का, 6, ये आपके पास आ गया 6, बीच में इक्वल की साइन, ये इक्वल की साइन, इसका सेकंड क्या है, दूसरे को दूसरे के बराबर, इसका सेकंड क्या है, y - 6। हमें y की वैल्यू चाहिए, वैल्यू मालूम करना माने उस चीज को हमें क्या करना है, अकेला करना है। तो y को अकेला करना है, तो ये माइनस का जो 6 है, अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स गुंडागर्दी, इसको हम दूसरी साइड लेके जाएंगे। यहां पे 6 माइनस का है, अगर इक्वल के इस तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। ये 6 सेम, ये माइनस का इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये y, तो 6 + 6 कितने हो जाएंगे, 12, और ये आपके पास y की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 12। हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए था कि x को y के साथ क्या कर दो, प्लस कर दो। तो मुझे बताएं x की वैल्यू क्या आई है 2, और बीच में प्लस, ये प्लस सेम, y की वैल्यू क्या आई है 12, ये 12। अगर 12 को 2 के साथ प्लस करें तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 14। क्या आ जाएगा, 14, ठीक है। तो अब हमारा आप कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, हम चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है, 14। ये आपका डी जो ऑप्शन है ये आपका करेक्ट होगा। अब स्टूडेंट्स हमारे पास नंबर 14 है, ऑर्डर ऑफ ए कार्टेशियन बी। ये जो बीच में क्रॉस नजर आ रहा है ना आपको, इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। जब सेट्स की बात होती है तो हम इसको क्रॉस कहते हैं, या फिर हम इसको कार्टेशियन कहते हैं। ओ माने ऑर्डर, ऑर्डर माने तादाद। कह रहा है ए क्रॉस बी का जो तादाद है, ऑर्डर है, वो 100 के बराबर है।
और बी के अंदर जो एलिमेंट्स का तादाद है वो कितना है 5 है। तो बताओ ए का तादाद कितना होगा। अब यही सेम क्वेश्चन जो है मैंने आपके सामने यहां पे लिख लिया कि भाई ए क्रॉस बी का जो टोटल ऑर्डर है एलिमेंट्स का जो तादाद है वो 100 है और बी के अंदर जो एलिमेंट्स का तादाद है वो 5 है। तो बताओ ए किसके बराबर होगा। इसमें याद रखिएगा ऑर्डर ऑफ ए कार्टेशियन बी ये किसके बराबर होगा। तो सबसे पहले देखिए ऑर्डर वो बाहर है ना, सबसे पहले इसके साथ रखेंगे, ए के साथ रखेंगे, तो ये देखेंगे ये आ गया आपके पास ऑर्डर ऑफ ए। बीच में क्रॉस है तो ये बीच में क्रॉस आ गया। अब इसी ऑर्डर को फिर किसके साथ रखेंगे, जो भी चीज ब्रैकेट के बाहर होती है वो ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होती है। पहले ऑर्डर को ए के साथ फिर ऑर्डर को बी के साथ, ये रखा ऑर्डर को ए के साथ ऑर्डर को बी के साथ, बीच में क्रॉस, ये आपका बीच में क्रॉस आ गया। अब आप मुझे बताएं कि यहां पे इस ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी इसका ऑर्डर कितना है 100, ये आपके पास 100 आ जाएगा, ये 100 आ गया, इक्वल की साइन। अब ऑर्डर ऑफ ए, अब ऑर्डर ऑफ ए तो हमें मालूम करना है तो ये आपका सेम रहेगा, क्रॉस ये आपका क्रॉस रहेगा। ऑर्डर ऑफ बी, बी के एलिमेंट्स का तादाद, बी के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं 5, तो ये आपका आ गया 5, ठीक है। अब देखें इस 5 का क्या 100 पे टेबल जाता है, बिल्कुल जाता है। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये 0 0 का 0 सेम, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और ये 0 का 0 सेम, इज इक्वल टू, और इस तरफ क्या बचा ऑर्डर ऑफ ए। तो ए के अंदर जो एलिमेंट्स का तादाद है वो कितना आ गया 20 आ चुका है आपके पास, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नंबर 15 है अ फंक्शन इज कॉल्ड सरजेक्टिव। कह रहा है कि एक फंक्शन है जो क्या होना चाह रहा है, या जो इसको हम क्या कहते हैं सरजेक्टिव कहते हैं। तो कोई भी फंक्शन सरजेक्टिव कब होता है, अगर रेंज इज डैश टू कोडोमेन। तो सबसे पहले थोड़ा सा समझते हैं चक्कर क्या है। अभी सुनो, देखिए ये आपका जो है वो पहला सेट है ए इसको पहला सेट क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ए बी सी में ए पहले होता है, इसका मैं नाम रख देता हूं बी, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ये जो ए सेट पूरे का पूरा होता है ना, ये जो ए सेट पूरे का पूरा होता है इसको हम कहते हैं मैथमेटिक्स में डोमेन। ये जो ए सेट होता है पूरे का पूरा इसको हम क्या कहते हैं डोमेन, ठीक है। और ये जो बी पूरे का पूरा सेट होता है ना, हम इसको कहते हैं कोडोमेन। इस ए को हम क्या कहते हैं डोमेन और बी को क्या कहते हैं कोडोमेन। अगर मैं कहूं डोमेन के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है 1 2 3, अगर मैं पूछूं बी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है ए बी सी डी, इस पूरे को क्या कहेंगे कोडोमेन, ठीक है। ओके जी। अब अगर मैं आपसे पूछूं रेंज किसको कहेंगे, रेंज कौन होंगी रेंज, तो याद रखिएगा रेंज वो एलिमेंट्स होते हैं जो इंगेज्ड हो, क्या हो इंगेज्ड हो। तो इंगेज्ड कौन कौन से हैं, ये ए इंगेज्ड है, बी इंगेज्ड है, सी इंगेज्ड है, मगर देखो डी जो है वो किसी के साथ इंगेज नहीं है, इंगेज किसी के साथ नहीं है, डी जो है वो खाली पड़ा हुआ है। इंगेज कौन कौन है ए बी सी। तो वो एलिमेंट्स जो इंगेज होते हैं हम उनको क्या कहते हैं, हम उनको रेंज कहते हैं, ठीक है। अच्छा, किसी भी फंक्शन को हम ऑन टू फंक्शन कब कहेंगे, ऑन टू, या इसका दूसरा नाम है सरजेक्टिव। किसी भी फंक्शन को ऑन टू कब कहेंगे, जब उसकी रेंजेस बराबर हो कोडोमेन के। ऐसा फंक्शन जिसके अंदर रेंजेस और कोडोमेन दोनों क्या हो बराबर हो, अगर ये बात हो जाएगी तो हम कहेंगे वो जो फंक्शन है वो कौन है ऑन टू फंक्शन है या सरजेक्टिव। चेक करते हैं ये वाला फंक्शन जो है ये आपका ऑन टू है। पहले मुझे बताया रेंजेस कितनी है, रेंज क्या होती है जो इंगेज एलिमेंट हो, कौन कौन से हैं ए बी सी, डी नहीं है क्योंकि डी इंगेज नहीं है। तो इसका मतलब है इस रेंज के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं 3 हैं, ओके। अगर मैं पूछूं कोडोमेन, तो कोडोमेन किसको कहते हैं, इस पूरे सेट को, ये जो पूरा बी सेट है इसको मैंने क्या बताया कि इसको क्या कहते हैं कोडोमेन। तो टोटल कोडोमेन के अंदर एलिमेंट कितने हैं ए बी सी डी,
इसका मतलब कोडोमेन के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं? 4 हैं। तो क्या ये रेंजेस कोडोमेन के बराबर है? नहीं। अगर रेंजेस कोडोमेन के बराबर हो जाएंगी तो ऐसे फंक्शन को हम कहेंगे ऑनटू फंक्शन। और अगर मैं कहूं रेंजेस बराबर ना हो किसके? कोडोमेन के। अगर रेंजेस कोडोमेन के बराबर हो तो ऑन टू फंक्शन, और बराबर ना हो तो फिर हम कहेंगे इनटू फंक्शन। क्या कहेंगे? इनटू फंक्शन। अब देखें इसके अंदर जो रेंजेस है ये कितनी है? 3 है रेंजेस, माने एंगेज एलिमेंट 3 है, मगर टोटल बी के अंदर एलिमेंट्स माने कोडोमेन वो कितने हैं? 4। इसका मतलब रेंजेस जो है वो कोडोमेन के बराबर नहीं है। तो रेंजेस कोडोमेन के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला जो फंक्शन आपके सामने लिखा हुआ है ये कौन सा फंक्शन है? ये आपका इनटू फंक्शन है। और इनटू को हम दूसरे लफ्जों में ऐसे भी लिखते हैं कि जिसकी रेंजेस प्रॉपर सेट हो कोडोमेन का, जिसकी रेंजेस क्या हो? कोडोमेन का प्रॉपर सेट हो। ठीक है। अब इसका मतलब कि जो कोडोमेन हो उसके अंदर एलिमेंट्स ज्यादा हो, रेंजेस के अंदर एलिमेंट्स कम हो। ठीक है। ओके जी। तो इसका क्या जवाब आएगा? एक फंक्शन है जिसको हम सर्जेक्टिव कब कहेंगे? जब उसकी रेंजेस क्या हो? बराबर हो। जब उसकी रेंजेस बराबर हो कोडोमेन के तो हम कहेंगे ये सी वाला ऑप्शन, तो वो फंक्शन क्या होगा? सर्जेक्टिव होगा। अब 16 नंबर एमसीक्यूज हमारे पास। अ फंक्शन इज कॉल्ड इनटू। किसी भी फंक्शन को इनटू कब कहेंगे? किसी भी फंक्शन को हम इनटू तब कहेंगे जब रेंजेस बराबर ना हो। जब रेंजेस बराबर ना हो किसके? कोडोमेन के। जब रेंजेस कोडोमेन के बराबर ना हो तो हम उस फंक्शन को बोलेंगे इनटू। एक तो डेफिनेशन ये है। नॉट इक्वल, रेंजेस इज नॉट इक्वल, एक तो होगा नॉट इक्वल। तो देखिए नॉट इक्वल का तो इसके अंदर कोई ऑप्शन नहीं है, नन ऑफ दीज हो सकता है। मगर इसकी एक और डेफिनेशन भी हो सकती है जो अभी मैं पीछे बता के आया हूं कि किसी भी फंक्शन को हम इनटू तब भी कह सकते हैं जब रेंजेस के अंदर एलिमेंट क्या हो? कम हो, मगर कोडोमेन के अंदर एलिमेंट्स क्या हो? ज्यादा हो। तो आप देखें कोडोमेन के अंदर एलिमेंट्स जो है वो अगर ज्यादा होंगे तो हम कहेंगे कि वो फंक्शन क्या है? आपका इनटू है। ठीक है। तो ज्यादा ना माने प्रॉपर सेट। अगर रेंजेस कोडोमेन का प्रॉपर सेट हो या रेंजेस बराबर कोडोमेन के ना हो तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहेंगे? इनटू फंक्शन। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका बी होगा। अब 17 है हमारे पास। विच वन इज अ फंक्शन। कह रहा है कि ये 4 ऑप्शंस मौजूद हैं, इनमें से बताएं कि कौन सा आपका फंक्शन होगा। तो मैंने एक पेज पर जो है वो कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। सबसे पहले अगर हमसे कोई पूछे कि भाई फंक्शन किसको कहते हैं, अगर हमसे कोई पूछे कि फंक्शन किसको कहते हैं, तो फंक्शन या इसका दूसरा नाम है मैपिंग। फंक्शन और इसका दूसरा नाम क्या है? मैपिंग। फंक्शन भी कहते हैं और या मैपिंग भी कहते हैं। ठीक है। ओके जी। किसी भी चीज को फंक्शन कब कहेंगे? जो इसके अंदर डोमेन हो। अब डोमेन मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि जो भी पहला सेट होता है, फॉर एग्जाम्पल ये ए है, ये आपका बी है, जो भी पहला सेट होता है ए, इसको हम क्या कहते हैं? डोमेन। और जो दूसरा सेट होता है माने बी, उसको हम कहते हैं कोडोमेन। क्या कह रहे हैं? किसी भी चीज को फंक्शन कब कहेंगे? जिसका जो डोमेन होगा, सारे के सारे डोमेन क्या होने चाहिए? मस्ट बी इंगेज, मस्ट बी शादीशुदा। हर डोमेन लाजमी इंगेज होना चाहिए। नंबर 2, और हर डोमेन की जो बीवी हो, हर डोमेन की जो रेंज हो वो कितनी हो? वो सिर्फ एक हो, अलग हो। ठीक है। अब कैसे समझते हैं इस एग्जाम्पल में। सबसे पहले ये ए सेट है, 1 2 3 इसके अंदर एलिमेंट है। ये बी सेट है, एक्स वाई जेड। ठीक है। अब मुझे बताएं क्या इसके अंदर पहली बात हो रही है? सारे के सारे डोमेन इंगेज होना चाहिए। पहले को हम कहते हैं डोमेन, पहले को हम कहते हैं डोमेन। सारे के सारे डोमेन इंगेज होने चाहिए, कोई भी रहता ना हो। बिल्कुल 1 भी देखें कहीं ना कहीं अपना चक्कर चला रहा है, 2 भी जो है वो कहीं ना कहीं इंगेज है, 3 भी जो है वो कहीं ना कहीं इंगेज है। ठीक है। तो इसका मतलब डोमेन सारे के सारे इंगेज है। पहली बात विल बी ट्रू, पहली बात ओके हो गई। नंबर 2, हर डोमेन की जो बीवी हो
वो डिफरेंट हो, दूसरे से अलग हो बिल्कुल, और हर बंदे की जो बीवी हो वो एक हो, हर बंदे की जो रेंज हो वो एक ही हो। तो 1 की कितनी रेंजेस है? एक ही है। 2 की भी कितनी है? एक ही है। 3 की भी कितनी है? एक ही है, Z। और देखो तीनों एक दूसरे से क्या है? अलग है। तो इसका मतलब ये आपका कौन है? ये आपका फंक्शन है। ठीक है, अब इसी का एक एग्जांपल 2 देख लें। ये ए सेट है और ये आपके पास फॉर एग्जाम्पल बी सेट है। इस ए के अंदर एलिमेंट कौन से हैं? 1 2 3। और बी के अंदर क्या है? ए बी सी। सबसे पहले मुझे बताएं क्या इसके अंदर हम चेक करते हैं ये फंक्शन है कि नहीं। तो मुझे बताएं इसके सारे के सारे डोमेन इंगेज हैं? बिल्कुल। 1 भी कहीं ना कहीं इंगेज है, 2 भी कहीं ना कहीं इंगेज है, 3 भी कहीं ना कहीं इंगेज है। बड़े पहली बात हो गई कि डोमेन सारे के सारे इंगेज है। दूसरी बात क्या थी कि हर एक बंदे की जो वाइफ हो वो एक हो। तो 1 की जो रेंज है वो ए भी है और वो बी के साथ भी इंगेज है। आहा, ये बात नहीं होनी चाहिए। हर बंदे की जो रेंज हो वो एक हो। जैसे देखें, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं कि भाई मेरी उम्र जो है वो 26 साल है, तो क्या मैं ये भी कह सकता हूं कि मेरी उम्र 20 साल है या मेरी उम्र 16 साल है? नहीं, मेरी जो भी उम्र होगी वो एक ही होगी, दो नहीं होंगी। ठीक है, एक बंदा है उसका कद है 5 फुट, तो हम ये तो नहीं कहेंगे उसका 6 फुट भी कद है, 7 फुट भी है, नहीं। तो हर एक बंदे की रेंज सिर्फ एक होनी चाहिए, दो नहीं। तो ये देखें, इस 1 के साथ 2 के साथ जो है वो चक्कर चला रहा है। दो रेंजेस हैं इसकी, तो ये आपका जो फंक्शन होगा ये नहीं होगा। अब हम अपने एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। मैंने एग्जाम्पल डायरेक्ट लिख दिया है, दूसरे ऑप्शंस के करेक्ट गलत है। इसको हम देखते हैं फंक्शन हो रहा है। तो इसका पहला एलिमेंट, इसका पहला एलिमेंट, इसका पहला एलिमेंट हमेशा पहले सेट के अंदर रखेंगे। ये आपके पास ए है, तो पहला एलिमेंट क्या है इसका? 0। इसका पहला क्या है? 6। इसका फर्स्ट क्या है? 5। ये इसके हमने इसके अंदर लिख दिया। ये आपके पास बी है, तो दूसरा एलिमेंट 5, इसके अंदर 0, इसके अंदर 6, ये आपका 6। अब देखें ये 0 किसके साथ इंगेज है? 0 5 के साथ। ये लो जी, 0 5 के साथ, 0 आपका 5 के साथ। 6 किसके साथ है? 0 के साथ। लो जी, हो गया। 5 किसके साथ? 6 के साथ। ये हो गया जी। अब आप देखें नंबर 1 फंक्शन में क्या कहते हैं? हर डोमेन इंगेज हो। देखें, हर डोमेन इंगेज है, 0 भी इंगेज है, 6 भी इंगेज है, 5 भी इंगेज है, हर डोमेन इंगेज है। नंबर 2, हर एक बंदे की एक रेंज हो। देखो 0 1 के साथ ही है, 6 1 के साथ ही है, 5 भी 1 के साथ ही है। तो इसका मतलब है ये आपका फंक्शन है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ये वाला सी होगा। बाकियों में अगर आप देखोगे तो वो आपका जो है फंक्शन नहीं होंगी, ये आप खुद चेक कर लीजिएगा। अब नंबर 18 है हमारे पास, विच वन इज ऑलवेज बाइजेक्टिव। ये बाइजेक्टिव फंक्शन, किस फंक्शन को हमेशा बाइजेक्टिव कहते हैं? तो याद रखिएगा, बाइजेक्टिव ऐसा फंक्शन, बाइजेक्टिव किसे कहते हैं? ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, ऐसे फंक्शन को हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। अ फंक्शन व्हिच इज 1 1 एंड ऑन टू, दैट फंक्शन इज कॉल्ड बाइजेक्टिव। अच्छा, अब देखो 1 1 एंड 2 एक साथ कहीं भी नहीं लिखा। 1 1 फंक्शन लिखा है इधर, इधर ऑन टू लिखा है, मगर हमने कहा था बाइजेक्टिव तो वो होता है जो 1 1 भी हो ऑन टू भी हो। तो ऐसी कहीं भी बात नहीं लिखी। अच्छा, दूसरी भी बाइजेक्टिव की डेफिनेशन होती है, किसी भी फंक्शन को हम बाइजेक्टिव कहेंगे कब कहेंगे? जब उसके अंदर 1 1 करेस्पॉन्डिंग होगी। जब उसके अंदर क्या होगी? 1 1 करेस्पॉन्डिंग होगी। एक तो डेफिनेशन ये है, दूसरी डेफिनेशन ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी हो ऑन टू भी हो, उस फंक्शन को हम कहेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन। अब इस नंबर 19 क्वेश्चन है, इफ फंक्शन, कह रहा है कि एक हमारे पास फंक्शन है नेचुरल टू रियल नंबर। कह रहा है कि हमारे पास फंक्शन है जो नेचुरल से कहां जा रहा है? रियल तक जा रहा है। इनमें से बताओ, चारों ऑप्शन में से, कि कौन सा जो है वो इस बात को नहीं मानेगा, इस बात को नहीं मानेगा। अब हम इसको थोड़ा सा देख लें आप। ये मैंने लिख दिया यहां पे फंक्शन। ये जो पहला है ना, इसको हम कहते हैं डोमेन और दूसरे को हम कहते हैं रेंज। डोमेन का मतलब है वो जो हम रखें और जो हमें जवाब मिले उसे कहेंगे रेंज। जैसे देखें, फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, एक टीचर है, वो किसी क्लास के अंदर स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, तो इसका मतलब है वो बच्चों को इनपुट दे रहा है, वो बच्चों को डोमेन दे रहा है।
जब पेपर्स होंगे तो बच्चे क्या देंगे, बच्चे रिजल्ट देंगे, रेंज देंगे, आउटपुट देंगे। ठीक है, तो कह रहा है एक फंक्शन है जिसमें हम पुट क्या करेंगे, नेचुरल नंबर्स, ऐसा सेट जो 1 से स्टार्ट हो और आगे चलता जाए, रेंज जो हमें जवाब मिलेगा। अब वो कौन है, रियल नंबर। रियल माने वो नंबर्स जो रैशनल और इरेशनल, जब रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर दोनों को मिलाते हैं, इन दोनों का यूनियन करते हैं, इन दोनों को गले मिलवाते हैं, तो क्या बनता है, रियल नंबर। ठीक है, ओके जी। तो अब ये आपके पास कुछ ऑप्शंस मौजूद है, कैसे पता चले इनमें से, जो जवाब होता है ना, जो जवाब, ये जवाब है, जवाब इक्वल के उस तरफ माने जवाब, ये सारे के सारे क्या है, रिजल्ट। ठीक है, रेंज, जवाब, ये आपके सारे के सारे रेंज है। और ये जो बीच में रखे हुए ना, ये सारे, ये वाले, ये जो सारे हैं, ये कौन है, डोमेन, माने जो हमने रखे हैं, इनपुट जिसे कह सकते हैं आप, इनपुट, और ये क्या है, आउटपुट। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन में देखें क्या कहा है कि भाई डोमेन कौन होना चाहिए, ये वाले नंबर्स होने चाहिए, ये वाले नंबर्स। तो पहले चेक करते हैं 5, बिल्कुल आगे चल के 5 भी इसके अंदर होगा, 7 वो भी बिल्कुल इसके अंदर होगा, 9 वो भी इसके अंदर बिल्कुल होगा, -2, क्या -2 इसके अंदर होगा, -2 तो नेचुरल नंबर में नहीं होता, तो ये नहीं होगा, ये वाला जो ऑप्शन होगा ये नॉट पॉसिबल, ये वाला जो ऑप्शन है वो नॉट पॉसिबल। ठीक है, ओके जी। 6, 8, 0, दुनिया में हर नंबर को हम रियल नंबर कहते हैं। तो आप सब डोमेन को देखें, वो नंबर जो हम इनपुट दे रहे हैं, जो वो नंबर जो हम पुट कर रहे हैं, तो 5, 7, 9, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 वो तो आगे होंगे, मगर ये -2 नहीं होगा। तो ये वाला जो ऑप्शन होगा ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, ये सी वाला ऑप्शन। ठीक है, ओके जी। रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 17 का हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन है वो है विच वन इज कम्यूटेटिव। बताएं कि इनमें से कौन सा कम्यूटेटिव की बात को मानता है। इस दुनिया में हर चीज अपने उलट के बराबर है। ये एमसीक्यूज में पहले करके आया हूं और मैं आप लोगों को डिटेल में जो है वो बता के आया हूं। वो कौन सा क्वेश्चन था, वो आपका क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 6। आप उसको दोबारा भी सुन लीजिएगा। ठीक है, यहां पे कह रहा है कि विच वन इज कम्यूटेटिव, कौन सा जो है वो कम्यूटेटिव को बात को मानता है। हर चीज अपने उलट के बराबर है, वो यूनियन मानता है, इंटरसेक्शन भी मानता है। अच्छा, अगर यहां पे क्वेश्चन होता इनमें से कौन सा कम्यूटेटिव वाली बात को नहीं मानता, तो हम कहेंगे डिफरेंस भी नहीं मानता, कम्यूटेटिव भी नहीं मानता। ठीक है, तो मजीद जो है आप वहां से जो है सुन लीजिएगा। तो यहां पे आपकी रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 17 कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को लेक्चर जरूर समझ में आया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को रिवर्स करके आप सुने, इंशाल्लाह आप लोगों को जरूर समझ में आएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।